इस समय जो उपस्थित हैं इस बातचीत में और उपस्थित होने वाले हैं, उन सब को धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से जो शोध संवाद रिसर्च फोरम के सदस्य हैं और उससे जुड़े हुए शोध छात्र हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में जब जिंदगी रुकी हुई सी है, दिमाग कुंद सा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठहर गया है। ऐसी स्थिति में आपने कुछ करने के लिए बाध्य किया, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे ये छूट दी है कि विषय मैं खुद ही रखूं। हो सकता है बाकी के वक्ताओं को भी आपने छूट दी हो, लेकिन मुझे जो स्वतंत्रता आपने दी तो मुझे ये लगा कि कुछ ऐसा विषय लिया जाए जिसका संबंध आज की स्थितियों में से किसी स्थिति से हो और साहित्य में भी इस स्थिति को ढूंढकर इसकी व्याख्या की जाए। इसीलिए मैंने ये विषय चुना। दरअसल ये जो वर्तमान है या इसकी वर्तमानता है या समकालीन और समकालीनता है, साहित्य में आकर ये शब्द साधारण नहीं रहते। वर्तमान तो बहुत कुछ है, समकालीन तो बहुत कुछ है, लेकिन साहित्य के भीतर वर्तमानता और समकालीनता का संबंध कुछ नई बनती बिगड़ती हुई स्थितियों से है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण से है जिस पर सबकी नजर जानी चाहिए। शुक्ल जी ने एक जमाने में एक शब्द का प्रयोग किया था, प्रत्यक्ष रूप विधान। हालांकि शुक्ल जी की जो बात थी उस बात का संबंध रस के अनेक आयामों में से था, लेकिन वहां हमें इतना जरूर समझ में आता है कि कविता का जो विषय होता है वो प्रत्यक्ष जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। केवल कविता में ही आके वो महत्वपूर्ण नहीं होता, साहित्य में ही आके महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी उतनी ही महत्वपूर्ण स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। अगर उसकी महत्वपूर्ण स्थिति जीवन में ही नहीं होगी तो साहित्य में भी वो महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण क्या घटित हो रहा है,
क्या मानवीय घटित हो रहा है, क्या अमानवीय घटित हो रहा है, इस पर अगर हमारी नजर नहीं रहेगी तो हम अच्छे साहित्य की पहचान भी कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि वर्तमान में जो कुछ होता है, हमारे समकाल में जो कुछ होता है, वो सभी महत्वपूर्ण नहीं होता। उसमें से कुछ जो तत्व होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, और हमें एक क्षमता होनी चाहिए कि उन महत्वपूर्ण तत्वों की हम पहचान कर सकें। और सीधे सीधे इस समकालीनता का और इस वर्तमानता का जो संबंध है वो ऐतिहासिक बोध से है। यानी इतिहास के इस दौर में ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। और जब हम उपेक्षा नहीं करेंगे तो हम अपने समय से जुड़ जाएंगे, और अगर समय से जुड़ेंगे तो हम अपने समय की राजनीति से भी जुड़ेंगे, और अपने समय को पहचानने का मतलब ही है अपने समय की राजनीति को पहचानना। मैं एक बात यहां पर बिल्कुल साफ कर दूं आपके सामने कि हम में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग साहित्य में सीधे सीधे राजनीति को लाने के समर्थक न हो। मैं उन सब लोगों की इस विचार का सम्मान करते हुए भी ये कहूंगा कि ये बहुत मुश्किल होता है कि हम साहित्य में राजनीति को न लेकर आए। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही हम साहित्य से राजनीति को हटा देंगे, हम बहुत सारे प्रश्नों को जिन पर हमें बात करनी चाहिए उन्हें भी साहित्य से हटा देंगे। एक जमाने में भारतेंदु ने कहा था कि राजनीति समझें सकल पावें तत्व विचार। राजनीति को समझे बिना हम सत्य को नहीं जान सकते, तत्व पर चिंतन नहीं कर सकते हम राजनीति को समझे बिना। और चूंकि भारतेंदु अपने समय की राजनीति को समझ रहे थे, इसलिए वे महत्वपूर्ण विचार कर सके। महत्वपूर्ण विचार क्या कर सके कि भारत की जो गुलामी है और उस गुलामी का प्रभाव भारत पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक पड़ रहा है, उन सब पर उन्होंने विचार किया, और विचार करने का माध्यम राजनीति ही था। अगर वे राजनीति की बात नहीं करते तो उन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं उन लोगों में से हूं जिनका यह मानना है कि बिना राजनीति की बात किए, बिना अपने समय की राजनीति की बात किए हम प्रश्नों से बचेंगे। और प्रश्नों से बचने का मतलब है कि हम उस लोकतंत्र की उपेक्षा करेंगे जिस लोकतंत्र को भारतीय जनता ने उठाकर खड़ा किया है। अब वर्तमान की अगर बात करें और वर्तमान के समय की राजनीति की बात करें, और जाहिर सी बात है कि कोई भी रचनाकार या कोई भी विचारक या कोई भी आलोचक वर्तमानता के सभी बिंदुओं पर विचार नहीं कर सकता। वह चुनाव करता है उनमें से, उसे जो लगता है महत्वपूर्ण उस मुद्दे का वो चुनाव करता है और अपने विचारों में उसे रखता है।
अब हम अगर आज के भारत को देखें तो हम सब जानते हैं, मुक्तिबोध ने एक शब्द का प्रयोग किया था अपनी कविताओं में, पागल कर देने वाला यथार्थ। तो अगर आप आज की वर्तमानता से जुड़ेंगे, आज की समकालीनता से जुड़ेंगे, तो आपको एक पागल कर देने वाला यथार्थ आपके सामने नजर आएगा। आप देखेंगे कि भारत को आजाद हुए 7 दशक हो गए और उन 7 दशकों के बाद भी जब एक विपत्ति आती है तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलता है? पिछले दिनों जो दृश्य देखे गए वे बेहद, अब उनके लिए मार्मिक शब्द का इस्तेमाल हल्का पड़ जाता है। हमने जो जो देखा वो सब ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कोई भयानक दुस्वप्न चल रहा हो हमारे सामने, और वो दुस्वप्न खत्म होने का नाम न ले रहा हो। और आप देखिए, पुरुषों को देखिए, स्त्रियों को देखिए, बच्चों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, उनकी क्या स्थिति है। आप ये देखिए कि लोग पैदल चले जा रहे हैं लाखों की संख्या में, और उनके इस चलने को तपस्या कहा जा रहा है। आप ये देखिए, वो दृश्य याद कीजिए कि रेलवे ट्रैक पर जिस तरह से लोग मरते हैं और अखबार में जो फोटो छपता है वो रोटियां बिखरी पड़ी हैं। मनुष्य का चित्र नहीं है, रोटियों का चित्र है, और रोटियों के माध्यम से मनुष्य को प्रस्तुत किया जा रहा है, उस ट्रेजेडी को प्रस्तुत किया जा रहा है। आप ये देखिए कि लोग अपने कंधों पर, अपनी पीठ पर लादे हुए बुजुर्गों को चले जा रहे हैं। आप ये देखिए कि मृत मां को नासमझ बच्चा उससे खेल रहा है, उसे नहीं पता कि ये क्या है। और ऐसे दृश्यों को देखकर ये लगता है, शक होता है हमें कि क्या कोई नेता है, क्या कोई राजनीति है, क्या कोई लोकतंत्र है। बड़ा अजीब सा लगता है जब टीवी पर बहस करने वाले लोगों को मीडिया नेता कह देता है। बहुत अजीब लगता है, हंसी आती है। जब यह कह दिया जाता है कि राजनीति कर रहे हैं। इतना अवमूल्यन नेता के होने का, इतना अवमूल्यन राजनीति का, इतना अवमूल्यन लोकतंत्र का बहुत हमसे पहले लोगों ने देखा होगा, हम नहीं जानते, वो हमारी सुनी हुई बातें हो सकती हैं, लेकिन हमने नहीं देखा, ना हम इसकी कल्पना कर सकते थे। कभी कभी ये लगता है, और ये वैश्विक स्तर पर आप देखिए इसे, कि क्या कोई नेता है, एक आध को छोड़ दीजिए, लेकिन जितने बड़े देश हैं संसार में उनमें कोई नेता नजर आता है जिसे राजनीति कहा जाता है? ये वो कोई राजनीति है? ये कोई लोकतंत्र है? लोग तो सड़कों पर भटक रहा है। हम कविताएं पढ़ते थे किसी जमाने में, रघुवीर साहब की एक कविता है, बहुत मशहूर कविता है। बच्चा गोद में लिए
चलती बस में चढ़ती स्त्री और मुझ में कुछ दूर तक घिसटता जाता हुआ। एक कविता है भगवत रावत की, कटोरदान शीर्षक है उसका। अल्मुनियम का वह 2 डिब्बों वाला कटोरदान बच्चे के हाथ से छूटकर नहीं गिरा होता सड़क पर, तो यह कैसे पता चलता कि उसमें 4 रूखी रोटियों के साथ साथ प्याज की एक गांठ और 2 हरी मिर्चें भी थी। नमक शायद रोटियों के अंदर रहा होगा और स्वाद किन्हीं हाथों और किन्हीं आंखों में जरूर रहा होगा। बस इतनी सी ही थी भाषा उसकी, जो अचानक फूट कर फैल गई थी सड़क पर। यह सोचना बिल्कुल बेकार था कि उस भाषा में कविता की कितनी गुंजाइश थी, या यह कि बच्चा कटोरदान लिए कहां जाता था। एक कविता राजेश जोशी की है, बहुत मशहूर कविता है और ये सब मशहूर कविताएं ही हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप ये देखिए कि मैंने इन 3 कविताओं को यहां पर पढ़ा। इन 3 कविताओं में 3 स्थितियां हैं और इन 3 कविताओं का अपना यथार्थ है, और वो यथार्थ तत्कालीन यथार्थ है। इन कवियों ने अपने समय के यथार्थ को कहा है और संवेदनशील ऐसे हैं कि जरा से एक दृश्य को देखा और उससे इतना प्रभावित हुए कि उस पर कविता लिख दी। शुक्ल जी ने यह कहा है कि ये जो विश्व है ये काव्य है। इस पूरे विश्व को उन्होंने काव्य कहा है। इस विश्व के घटित होने वाली, इस विश्व के भीतर घटित होने वाला कौन सा यथार्थ रचनाकार को प्रभावित कर दे ये पता नहीं, और रचनाकार के पास उसका जस्टिफिकेशन होता है प्रभावित होने का। तो इन रचनाकारों ने अपने समय में घटित होने वाली घटनाओं पर ये कविताएं लिखी, और आज के समय में जरा इन कविताओं को आप पढ़कर देखिए, आपको ये लगेगा कि इन कविताओं की जो मार्मिकता है, इन कविताओं में जो करुणा है, इन कविताओं में जो यथार्थ है, संवेदना का जो आधार है, उससे जरा मिलान कीजिए आप आज की स्थितियों से। वो कटोरदान जो सड़क पर बिखरा है और रोटियां बिखरी हैं, और उन रोटियों की और प्याज की गांठ की और मिर्च की जो भाषा है वो कैसे जुड़ जाती है संवेदना से, कितना मार्मिक हो जाती है ये स्थिति। रघुवीर सहाय ने तो सिर्फ ये देखा था कि गोद में बच्चा लिए हुए स्त्री बस में चढ़ रही है। राजेश जोशी ने यह देखा कि क्या इस संसार में ऐसा घटित हो गया है, क्या सारे खिलौने समाप्त हो गए? खिलौनों को समाप्त करने वाले कौन हैं?
ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। ये प्रश्न राजनीतिक प्रश्न है। और इन कविताओं को पढ़ते हुए आप अपने वर्तमान पर आइए तो आपको यह लगेगा कि इन कविताओं की संवेदना के सामने एक फैली हुई संवेदना आपके सामने खड़ी हुई है, जो इस कविता से और ज्यादा बड़ी बड़ी कविता के रूप में आपको नजर आती है। आप याद कीजिए, रेलवे ट्रैक पर बिखरे हुई वो रोटियां याद कीजिए, आप छोटे छोटे बच्चों को चलते हुए याद कीजिए, उनको सूटकेस घसीटते हुए याद कीजिए, उनको पीठ पर सोते हुए देखिए। क्या क्या दृश्य हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या कोई रचनाकार वर्तमानता को छोड़कर बड़ा हो सकता है? अतीत में चले जाना, भविष्य में चले जाना, कालजयी रचनाएं लिखना, शाश्वत साहित्य लिखना, क्या वो रचनाकार बड़े होंगे या ये रचनाकार बड़े होंगे जो हमारी संवेदना को ये सिखाते हैं कि मामूली दृश्यों से जुड़ना चाहिए, उन दृश्यों के पीछे जो यथार्थ है उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। इन स्थितियों को कम से कम आप दूर न कर सके तो दूर करने की भूमिका बने आपके भीतर। वर्तमानता पर लिखी गई कविताओं का बहुत बड़ा संकट होता है एक, कि आप इन कविताओं को पढ़कर यह कहेंगे कि साहब इन कविताओं में जो स्थितियां हैं वो तो कुछ भी नहीं है। हमने तो ऐसा देख लिया है जो इन कविताओं से बहुत 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 आगे का है, बहुत 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 आगे का है। तो ये कविताएं भी आपको ये सिखाती हैं कि जब आप इतने कम से इतना प्रभावित हो सकते हैं तो जो साक्षात दृश्य आपको उन सड़कों पर नजर आते हैं वो कितनी बड़ी कविताएं हैं। और मनुष्य की मनुष्यता कब बचेगी? जब वो सड़क पर दृश्य नजर आ रहे हैं उनसे आप प्रभावित होंगे। क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी ये है आज के समय में कि जो भारतीय उच्च वर्ग है और भारतीय मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो अब अन्याय को देखकर परेशान नहीं होता, उस अन्याय की उपेक्षा कर देता है, वो दूसरों की परवाह नहीं करता, वो जातिवादी है, वो वर्गीय क्रूरताओं से युक्त है। आपने सुना होगा इस बीच में कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं देश की, नोएडा का एक की घटना मैंने एक सुनी थी, समाचार में भी आई थी, कि वहां पर कुछ सोसाइटियों ने जब यह विपत्ति शुरू हुई थी कोरोना की तो वेंटिलेटर खरीदना शुरू कर लिया था। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में हर स्थिति में बहुत कुछ अच्छा भी है। मैं यहां उस अच्छे की अभी बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ है जो अच्छा भी है, लेकिन ऐसा भी है कि जब कोई विपत्ति आती है तो बहुत सारे ऐसे देशभक्त खड़े हो जाते हैं जो अपना घर भरते हैं। आप जाएंगे मार्केट में तो अभी विपत्ति शुरू भी नहीं हुई है, उससे ही पहले जो साधन है विपत्तियों से बचने के वो सब समाप्त हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे मार्केट से। इसको देखने वाला कोई नहीं है। लोगों ने वेंटिलेटर खरीद लिया। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है वो शायद उतना ही बड़ा मूर्ख भी होता होगा किसी न किसी जगह पर। कोई उनसे पूछे कि तुम वेंटिलेटर का क्या करोगे, क्या घर में लगाओगे वेंटिलेटर? लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए मैं वो बात कर रहा था कि जो भारतीय उच्च वर्ग है और मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो क्रूर है, जातिवादी है, लापरवाह है, वो स्थितियों की उपेक्षा करने वाला है। इसीलिए आप ये भी देखेंगे
कि बड़ी बड़ी सोसाइटियों में जो काम करने वालियां थी उनको हटा दिया गया। सामान्य दिनों में जिनके हाथ पैर जोड़ते हैं लोग, उनको हटा देते हैं। अरे भाई, तब हटाते कि उनको कुछ देते महीने भर, तब तो समझ में आता है। लेकिन आपने उनको बिल्कुल हटा दिया, वो भीख मांगने की स्थिति में आ गए। आपने उनकी सहायता भी, जो सहायता कर सकते थे उन्होंने भी सहायता नहीं की। बहुत जटिलताएं हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति है कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक जगह से खबर आ रही थी कि लिफ्ट में ये काम करने वाले लोग नहीं जाएंगे, यानी जो बीमारी को फैलाने वाले हैं वो उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने बीमारियों को नहीं फैलाया। और इन सब चीजों को पढ़ते हुए आपने बहुत सारे अंतवादी विमर्श पढ़े हैं, और एक और अंत दिमाग में आता है ऐसे समय में कि जैसे मानवीयता का अंत होने की कगार पर है। आपने पढ़ा ना, लेखक का अंत हो गया, विचारों का अंत हो गया, इतिहास का अंत हो गया। अब जैसे दिमाग में एक शब्द आता है और इसका प्रयोग हुआ है दूसरे संदर्भों में, एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। और एंड ऑफ ह्यूमैनिटी इसलिए कि अगर मानव के भीतर से उसकी मानवीयता निकाल ली जाए तो वह एक ऐसे जानवर के रूप में बचेगा जिसके पास अपने को बचाने मात्र का एक सहजात गुण भर रह जाता है। तो ऐसे मानव का क्या मतलब है? ये चिंता है इस समय की कि ऐसे मानव का क्या मतलब है। ये लग सकता है, आजकल एक बहस और चल रही है, नेताओं के बीच में भी वो बहस चल रही है कि बहुत सारे लोग नकारात्मकता को फैला रहे हैं। ये बात ज्यादातर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं। परसाई ने एक जगह लिखा है कि लोग मुझसे ये शिकायत करते हैं कि मैं नकारात्मक साहित्य लिखता हूं, मुझे कमियां ही कमियां नजर आती हैं। परसाई व्यंग्यकार थे, इसलिए स्वाधीनता के बाद के भारत की जितनी विसंगतियां हैं, जितनी कमियां हैं, उन्होंने अपने पूरे साहित्य में उसको उजागर करने की कोशिश की है। इसलिए लोगों को उनसे शिकायत होती थी कि आपको तो कमियां ही नजर आती हैं। परसाई जी ने उत्तर दिया था कि डॉक्टर अगर रोगी को उसका रोग नहीं बताएगा और राग जय जयवंती सुनाएगा तो वो डॉक्टर नहीं, हत्यारा है। साहित्यकार जो होता है, जो विचारक होता है, जो बुद्धिजीवी होता है, सही मायने में वो सत्ता की गोद में बैठकर सब कुछ अच्छा नहीं दिखाता है। साहित्यकार का तो ये लक्षण ही है कि अपने समय में उसे जो भी विसंगति नजर आती है उसे वो लोगों के सामने लेकर आता है। तो इसलिए वर्तमानता पर लिखी हुई रचनाओं का एक संकट है ये, और मानवीयता का अंत हमें कविताओं के भीतर भी नजर आता है। एक कविता है, मैं फिर एक कविता आपको सुनाता हूं, छोटी छोटी कविताएं ही हैं। राजेश जोशी की एक कविता है, दृश्य और बिंब। बहुत महत्वपूर्ण कविता है। कविता इस तरह से है, एक सिनेमा घर के सामने छूटी हुई जगह में एक नए मॉडल की चमचमाती कार एक विकलांग बच्चे को डरा रही है, और डरता घबराता गिरता पड़ता उल्टे पांव दौड़ने की कोशिश कर रहा है बच्चा। ड्राइवर मुस्कुरा रहा है और आसपास खड़े तमाशबीन अंदर ही अंदर डर रहे हैं, तरस खा रहे हैं, पर हंस रहे हैं। यह एक दृश्य है जो हमारे समय के बिंब में बदल रहा है। यह दृश्य आपका जाना पहचाना दृश्य है। यह दृश्य या ऐसे दृश्य हम अपने जीवन में अक्सर देखते हैं।
असल बात यह है इस कविता में कि जो अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की, जो कवि की टिप्पणी है, 2 पंक्तियों के रूप में टिप्पणी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस कविता में। कि यह एक दृश्य है जो हमारे समय के बिंब में बदल रहा है। दृश्य जो है, जो घटित हो रहा है दृश्य, वो बिंब में बदल रहा है। दृश्य बिंब बन रहा है। आप जानते हैं बिंब एक साहित्य की अवधारणा है, और पुराने शब्दों में कहें तो मानसिक रूप विधान है बिंब। शुक्ल जी एक जमाने में कहते थे कि कविता में अर्थ से काम नहीं चलता, कविता का काम है बिंब ग्रहण करवाना। अब दृश्य जो है, तमाशा जो है, दृश्य जो है वो हमारे लिए तमाशा बन रहा है। हम कैसे होते जा रहे हैं कि हमारे भीतर डर भी है, तरस भी है, लेकिन हावी क्या हो रहा है हमारे ऊपर? हम हंस रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारी संवेदना बदल रही है। ये रोजाना की एक कथा बन रही है कि हम दृश्यों को देखकर, मुक्तिबोध वो पंक्ति है ना कि करुणा के दृश्यों को देख हाय मुंह मोड़ गए। ये जो करुणा के दृश्यों को देखकर मुंह मोड़ना है मध्य वर्ग का, ये आज के समय की बहुत भयानक खबर है। जैसे सत्ता ने, राजनीति ने, वर्गीय स्थिति ने हमारे समाज के बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा कर दी हो, और हम अब अपने को सुरक्षित समझते हैं और दूसरों की उपेक्षा करते हैं जो असुरक्षित है। ये नहीं समझते कि अगर वो दूसरा असुरक्षित है तो हम भी कल को असुरक्षित होंगे। किसी भी चीज से लड़ने के लिए जहां हमें एक होना चाहिए था, हम अपने आप को बचाने में लग गए। मैं फिर कह दूं कि मैं निराश नहीं हूं। मैं इस वातावरण के में निराश कर देने वाले कुछ दृश्यों की बात जरूर कर रहा हूं, लेकिन निराश इसलिए नहीं हूं कि आए दिन ऐसी भी खबरें आती हैं कि लोगों ने सहायता की बड़े स्तर पर। सब एक जैसे लोग नहीं है, लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है, वो क्या कर रहा है? ऐसी स्थिति में हमें शक होता है कुछ तत्वों पर। मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब सड़कों पर जाने वाले लोग कौन थे? जिस समय में, एक जमाने में हम बात कर रहे थे सहृदयता की, साहित्य की एक अवधारणा है सहृदय होना। तो ये जो सहृदयता की जो अवधारणा मात्र है, जैसे वो संकट में आ रही हो आज के समय में, हमें इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं फिर वापस उस बिंदु पर आता हूं कि वर्तमानता पर लिखी गई रचनाओं की बहुत बड़ी मुश्किल यह होती है कि जिन स्थितियों पर वो लिखी जाती है, अगर वो स्थिति समाप्त हो जाए तो वो रचना भी अप्रासंगिक हो जाएगी। और कभी कभी हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो पहले लिखी गई रचनाएं हैं उनको वर्तमान में लाकर उनका वर्तमानता के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। ये सब चीजें आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप पुराने साहित्य पर काम कर रहे हैं। रचनाएं तो हमेशा अतीत हो ही जाती हैं, लेकिन आप पुराने अतीत की रचनाओं पर भी काम करते हैं, और काम करते हुए ये कोशिश करते हैं कि उन रचनाओं की प्रासंगिकता को आप ढूंढें। और तब आप यही करते हैं कि जो वर्तमानता का दबाव है आपके ऊपर, आप उसके आलोक में उस रचना को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय में संकट ये होता है कि एक खतरा है ये कि रचना वर्तमान में आकर कहीं इनवैलिड ना हो जाए, या हम कहीं वर्तमानता का बोध पुरानी रचनाओं पर न लादने लगे। लेकिन कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए। अब अगर वो स्थितियां समाप्त हो जाएं जिन पर वर्तमानता की कविताओं को, दरअसल हिंदी में जितना साहित्य लिखा गया है, जो प्रगतिशील साहित्य है, वो सारा वर्तमानता पर ही केंद्रित है।
और इन रचनाओं को ये चिंता कभी नहीं रही कि हमारी रचना अप्रासंगिक हो जाएगी। परसाई का फिर एक कथन मैं कोट करता हूं आपके सामने कि मैं शाश्वत साहित्य नहीं लिखना चाहता, मैं ऐसा साहित्य लिखना चाहता हूं कि आज लिखूं और कल मर जाए। आखिर जीवन से बड़ी तो नहीं होती है ना रचना, बड़ा तो जीवन ही है। तो अगर कोई रचनाकार इस बात का लोभ पाले, इस बात का अहम पाले कि मेरी रचना कालजयी हो जाए, शाश्वत हो जाए, तो वो फिर शाश्वत ही होगी, उसका संबंध किसी देशकाल से नहीं होगा। इसीलिए परसाई ने कहा था कि रचना मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि आज लिखूं, यानी जिन समस्याओं पर लिखता हूं मैं चाहता हूं, मैं लिख ही इसलिए रहा हूं कि ये समस्याएं समाप्त हो जाएं। अब ये रचनाएं, बहुत बड़ी विडंबना ये है कि ये जो रचनाएं मरने के लिए लिखी गई थी, ये रचनाएं मर नहीं रही हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पिछले दिनों गोदान को पढ़ते हुए एक पंक्ति को पर मेरा ध्यान गया और फिर मैंने इस बातचीत में गोदान के ही एक हिस्से को शामिल कर लिया। धनिया पंडित दातादीन से कहती है, ध्यान दीजिएगा उस वाक्य पर, भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहां काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। ये वाक्य है गोदान में धनिया का पंडित दातादीन से, उस पंडित दातादीन से जो श्रम नहीं करता, दूसरों के श्रम पर कब्जा करता है। और धनिया वो है, उसका संबंध उन लोगों से है जो श्रम करते हैं। तो जो श्रमिक होता है, जो श्रम करने वाला होता है, वो बड़ा स्वाभिमानी होता है किन्हीं किन्हीं स्थितियों में। हालांकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि गरीब का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वाभिमान होता है, लेकिन तब भी चूंकि वो श्रम करता है, परजीवी नहीं होता। बड़े बड़े लोग परजीवी होते हैं, लेकिन श्रम करने वाला परजीवी नहीं होता। इसलिए उसमें इतना स्वाभिमान होता है कि वो धनिया की तरह कह सकता है, भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो। वो पंडित दातादीन से कह रही है, हम तो मजूर ठहरे, जहां काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। याद कीजिए भक्ति आंदोलन में कबीर को, कबीर का जो स्वर है, कबीर का जो स्वर है वो धनिया के इस स्वर का पूर्वज स्वर है। आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन को खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका उन श्रम करने वालों की थी, उन जातियों की थी जो श्रम कर रही थी और जिनका कबीर से संबंध था। अब आप वर्तमान में आइए कि क्या एक बहुत बड़ी आबादी को, बहुत बड़ी आबादी को, करोड़ों लोगों को जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमा के खाते हैं, क्या सब ने उनको भिखारी नहीं समझ लिया? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो श्रम करता है उसे भिखारी माना जा रहा है। गोदान का ये वाक्य इसका प्रतिवाद करता है, लेकिन प्रतिवाद करते हुए भी गोदान जिस भाव से लिखा गया था वो भाव तो पूरा हुआ नहीं। आप पूरे गोदान को अगर पढ़ेंगे, मैं गोदान को जब पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में एक बात अक्सर आती है आज की स्थितियों को देखते हुए कि गोदान में
जो वर्ग भेद था, जो दो भारत थे, वो भारत आज है कि नहीं है? बहुत कुछ बदला है, स्वाधीनता के बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन कुल मिलाकर जब आज की स्थितियों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलते हुए भी जितना बदलना चाहिए था, क्या वो बदला है? जबकि ये याद रखिए, गोदान उपनिवेशकालीन भारत में लिखा जा रहा है और गोदान में जो मेहनत की दुनिया है और मुनाफे की दुनिया है, उसके बीच की जो खाई है, क्या हम उसे पाट पाए हैं? दो तरह के संसार इसलिए कि एक संसार तो वो है जिसमें राय साहब आते हैं, तमाम तरह के प्रपंच हैं राय साहब के, आत्मव्यंग्य भी बहुत है, अजीब पात्र है राय साहब का। खन्ना जिसमें आता है, जो मिल खोलता है और मजदूरों को पिटवाता है, उसमें पत्रकार हैं, तनख्वाह हैं, उसमें तनख्वाह पत्रकार ओंकारनाथ पांडे और तनख्वाह है जो बीमा की कंपनियों से जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? राय साहब के बारे में गोदान में ये लिखा गया है कि राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेलजोल बनाए रखते थे, उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसी की तैसी चली आती थीं। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। ये अजीब तरह का राष्ट्रवाद है। राय साहब राष्ट्रवादी थे ना, जेल हो आए थे, खन्ना भी जेल हो आए थे, शौकिया जेल हो रहे थे उस समय। सब स्वाधीनता आंदोलन के जमाने में शौकिया जेल जाने वालों की भी एक लंबी कतार थी। लेकिन राय साहब हैं, बहुत अपना भेद खोलते हैं होरी के सामने, लेकिन जब उनका चपरासी आकर ये कहता है कि वो जो मजदूर हैं काम नहीं कर रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, तो एकदम से वो उठ के खड़े होते हैं कि चलो मैं उनको ठीक करता हूं। होरी जो है वो परेशान हो जाता है कि अभी तक तो अपने बारे में इतना कह रहे थे और अब एकदम से ये क्या हो गए राय साहब। अब ये जो दृश्य है राय साहब का, आप याद कीजिए कि अंधेरे में उस जुलूस के दृश्य में कौन कौन शामिल है। उसमें पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, डोमाजी उस्ताद भी हैं, सब चल रहे हैं। यहां पत्रकार भी हैं, यहां राय साहब जैसे राष्ट्रवादी भी हैं जो शौकीन हैं लिखने के, लेखक होने के। इन रचनाओं की यह विडंबना है कि जिन स्थितियों पर यह लिखी जा रही हैं, वो स्थितियां दूर नहीं हो रही हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाती है धनिया इस रचना में, बहुत बड़ा प्रश्न उठाती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पंक्ति पर ध्यान जाना चाहिए। धनिया यह कहती है, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। प्रश्न चिन्ह लगाती है धनिया जेल जाने पर। मैला आंचल को याद कीजिए, उसके अंतिम दृश्य को याद कीजिए कि स्वाधीन भारत में हावी कौन हो रहा है? वही जो चवन्निया मेंबर बन के राजनीति में शामिल हुए थे और वही बावन दास की हत्या करते हैं। यहां धनिया के माध्यम से ये पहचान कर रहे हैं प्रेमचंद कि जेल जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जेल जाने को तो लोगों ने तमगों की तरह लगा लिया था, कुछ लोगों ने, जिनमें राय साहब भी आते हैं। असल चीज क्या है? असल चीज है धर्म और न्याय। ये वो धर्म नहीं है जिस पर बहुत खींचते थे नेहरू जी, ये वो धर्म है जिसकी बात गांधी करते थे।
प्रेमचंद भी चाहते कि धर्म और न्याय होना चाहिए। स्वराज का मतलब क्या होगा? स्वराज तभी फलीभूत होगा जब धर्म और न्याय की बात होगी, और वो संभव नहीं हो पा रहा है स्वाधीन भारत में। इसीलिए आप देखेंगे कि जो औपनिवेशिक मानसिकता है, हम और वे वाली, वो पूरे गोदान में आपको दिखाई देगी। राय साहब की टोली से जुड़े हुए जितने सदस्य हैं, मेहता को छोड़ दीजिए, वो अलग ढंग का बुद्धिजीवी है, मेहता और बाद में चलकर मालती, लेकिन बाकी के जितने उच्च वर्ग के लोग हैं, और उसके साथ साथ होरी जिनके शिकंजे में और फंसा हुआ है अपने आसपास के जो धर्म है, जो सामंत हैं वहां के, जो ब्याज लेने वाले साहूकार लोग हैं, महाजन लोग हैं, जिनके शिकंजे में फंसा हुआ, ये सब मिलकर ऐसा प्रपंच रचते हैं कि उनके लिए जो किसान है, जो बहुसंख्यक आबादी है, ये अदर हो जाती है, और वो खुद अपने आप को हम कहते हैं। और राय साहब एक जगह कहते हैं कि कुत्ता हड्डी के साथ दोस्ती थोड़ा ही कर सकता है, ये हड्डियां हैं किसान उनके लिए। और ये जो स्थिति है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या स्वाधीन भारत में ये हम और मैं वाला, ये हम और मैं लगातार बदलता रहता है अलग अलग संदर्भों में। जब सांप्रदायिकता की बात होती है तो हम और वे बदल जाता है, जब वर्ग की बात आती है तो हम और वे बदल जाता है। और आज के समय में ये जितने लोग, करोड़ों लोग सड़कों पर जा रहे हैं, वे की तरह देखे जा रहे हैं, इनके प्रति एक बहुत बड़े हिस्से की कोई सहानुभूति नहीं है। ये कह के उनको बरगलाए तपस्वी हैं। तो ये जो राष्ट्रवाद है, ये अजीब ढंग का राष्ट्रवाद था, जो धीरे धीरे बना रहा, विकसित भी हुआ किन्हीं किन्हीं स्थितियों में, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। और स्वाधीन भारत में एक बड़े स्तर पर उन लोगों की संतानें ज्यादा विकसित हुई जो होरी पर शिकंजा कसे हुए थे। और ऐसे में इन मजदूरों को देखकर, इनकी स्थितियों को देखकर हमें याद आता है, गोदान आता है याद, इन रचनाओं की संवेदना याद आती है। और प्रेमचंद को अभी जैसे धीरे धीरे भरोसा उठता जा रहा था, क्योंकि आप ये देखेंगे कि रंगभूमि में हार के भी सूरदास हारता नहीं है। आप अंतिम दृश्य याद कीजिए रंगभूमि का, कि जब सूरदास की मूर्ति लगाई जाती है तो उस मूर्ति को तोड़ने के लिए वो राजा महेंद्र प्रताप जाता है। तो अजीब ढंग का एक शिल्प है उस उपन्यास में कि एक जादुई यथार्थवाद दिखाई देता है उस रचना में, कि वो मूर्ति राजा के ऊपर गिर जाती है और राजा मर जाता है। मूर्ति को फिर खड़ा किया जाता है और मूर्ति की नाक या चेहरे पे कुछ टेढ़ापन, विकार आ जाता है, जैसे आने वाली स्थितियों को वो मूर्ति चिढ़ा रही हो उस विकार के माध्यम से। अब रंगभूमि में प्रेमचंद ये दिखा रहे हैं कि सूरदास हार के भी हारा नहीं, लेकिन पूस की रात तक, कफन तक, गोदान तक जाते जाते जैसे प्रेमचंद को नजर आ रहा है कि जो ऐसा शिकंजा है, इस शिकंजे से बाहर होरी जैसे लोग नहीं आ पाएंगे। कफन का माधव तो समझ जाता है इन स्थितियों को, इसलिए अब उस पर किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता, वो हर चीज का लाभ उठाना जान गया है। होरी चूंकि उस मर्यादा में बंधा हुआ है, इसलिए वो शिकार होता है, लेकिन होरी चाहे जैसा पात्र हो, होरी मानव के पशु होने का लगातार इस रचना में विरोध करता है, लगातार विरोध करता है। एक जगह होरी ये कहता है कि इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो तब है जब सभी मोटे हों। यह होरी का वाक्य है। होरी जिंदगी भर इसी कोशिश में लड़ता रहा। गोबर की शिकायत ही यही है होरी से कि अगर तुम भी किसी का धन मार लेते, बेईमानी करते,
तो तुम भी संपन्न हो जाते, लेकिन तुम चूंकि ऐसा कर नहीं पाए इसलिए ऐसे हो। होरी का मानना यह है, संघर्ष करते हुए भी आप जानते हैं कि होरी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता है, दूसरों का बहुत सम्मान करता है, खींच भी होती है उस पात्र पर, लेकिन कम से कम होरी के साथ ये जरूर बना हुआ, वो सारी जो मानवीयता है उस उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति में मेहता को छोड़कर नहीं दिखाई देती, होरी में दिखाई देती है, जो ये कहता है कि मोटा होना तो तब अच्छा है ना जब सब मोटे हों। किसी एक के मोटे होने से क्या होगा? शुक्ल जी का एक कथन आपको याद आता होगा, अरे मोटे लोगों, जरा से पतले हो जाते तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। गालिब ने अपने एक पत्र में लिखा है कि मेरे पैर में एक फोड़ा हो गया है और वो इस तरह से बढ़ रहा है जैसे किसी एक ही खानदान में कोई एक ही अमीर हो रहा हो। ये विकास नहीं है। जिसे हमने स्वाधीनता के बाद के भारत में विकास कहा, वो उस नासूर की तरह है जो एक ही स्थान को फुला रहा हो, बाकी अंग कमजोर पड़ रहे हैं। ये हमारी स्थिति बनी स्वाधीन भारत के बाद। लेकिन हुआ क्या? उपनिवेशों की शक्ल बदलती रही, उपनिवेश कायम रहे, और हमने ये माना कि बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा घटित हो रहा है। होरी की जो करुणा है वो फलीभूत नहीं हुई। वो हालांकि लगातार हमें ये प्रेरणा देता रहा कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, हम उसकी कमियों को भी जानते हैं, उन कमियों को हटा के उसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। भगवत रावत की एक कविता मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं इस संदर्भ में। उस कविता का शीर्षक है करुणा। सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई है। इतनी कम पड़ गई है करुणा कि बर्फ पिघल नहीं रही, नदियां बह नहीं रही, झरने झर नहीं रहे, चिड़ियां गा नहीं रही, गायें रंभा नहीं रही। कहीं पानी का कोई ऐसा पारदर्शी टुकड़ा नहीं कि आदमी उसमें अपना चेहरा देख सके, और उसमें तैरते बादल के टुकड़े से उसे और उसमें तैरते बादल के टुकड़े से उसे धो पहुंच सके। दरअसल पानी से होकर देखो तभी दुनिया पानीदार रहती है, उसमें पानी के गुण समा जाते हैं, वरना कोरी आंखों से कौन कितना देख पाता है। पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, कैसी हवा, कैसा पानी चाहिए, पर इतना तो तय है कि इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। हम लगातार अपनी विकृतियों पर मुलम्मा चढ़ाते गए और यह लगता रहा कि हम विकास कर रहे हैं। हमने गांधी का विरोध किया, हमने देशीपन का विरोध किया, हमने अपनी स्थितियों की उपेक्षा की और विकास का ऐसा मॉडल बनाते रहे जिसमें जिनके हाथों में पूंजी रही वही विकसित होते रहे। और समय जैसे जैसे बीतता गया हम भूलते गए कि ये विकास नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उस पर प्रश्न उठाया, लेकिन हम जैसे लोग उपेक्षा करते गए कि ये विकास नहीं है, इस बात की उपेक्षा करते गए। हम भूल गए कि ये जो ऊपरी परत है इसके पीछे बहुत कुछ है जो ऐसा जो सड़ रहा है। और जब आज ये स्थिति आई तो जो ऊपर की परत है वो एकदम से हटी और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया, या हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमने जो विकास किया था कि ये उसकी सच्चाई है। अंत में मुक्तिबोध की एक कविता है, मुझे याद आते हैं, उसका एक अंश आपको सुना के इस बात को मैं खत्म करूंगा।
पाउडर में सफेद अथवा गुलाबी छिपे बड़े बड़े चेचक के दाग मुझे दिखते हैं सभ्यता के चेहरे पर। संस्कृति के सुवासित आधुनिकतम वस्त्रों के अंदर का बासी यह नग्न अति बर्बर देह, सूखा हुआ रंगीला पंजा मुझे दिखता है। एक्सरे की फोटो में रोग जीर्ण रहस्यमयी अस्थियों के चित्र सा विचित्र और भयानक, सपनों के तार टूटते ही नहीं हैं। शोषण की सभ्यता के नियमों के अनुसार बनी हुई संस्कृति के तिलस्मी सियाह चक्रव्यूहों में फंसे हुए प्राण सब मुझे याद आते हैं। मर्माहत कातर पुकार सुन्न पड़ती है, मेरी ही पुकार जैसी चिंतातुर समुद्विग्न। मुझे ये लग रहा था कि 1 घंटा होने वाला है, इसलिए इस कविता के साथ ही, और आप समझ गए होंगे मुक्तिबोध इस कविता में किस सभ्यता की बात कर रहे हैं, किस शोषण की बात कर रहे हैं, और कैसे जो विकृतियां हैं उनको ढका गया, उन विकृतियों की बात कर रहे हैं। इससे इन पंक्तियों से बेहतर अंत मेरे लिए ये जैसा भी वक्तव्य था इसका नहीं हो सकता। धन्यवाद। अब आप अगर कुछ बात करना चाहें। ये राम लखन कुमार कह रहे हैं गोदान वाली किसान समस्या आज भी विद्यमान है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए मुझे लगा कि ये सवाल है। दरअसल जो समस्याएं होती हैं वो हूबहू तो हो नहीं सकती समय बदलने के साथ साथ, क्योंकि हमारी स्थितियां बहुत बदली हैं स्वाधीनता के बाद। और आप जानते हैं कि जो विकास हुआ है उस विकास के कारण जो हमारी कृषि सभ्यता है वो बहुत बड़े पैमाने पर नष्ट हुई है, और उस कृषि सभ्यता की जगह ऐसा विकास हुआ है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस विकास के कारण जो खेती से जुड़े हुए लोग थे उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई और उन्होंने खेती को छोड़ना शुरू किया। तो किसान जो हैं उनके सामने समस्याएं हैं बदले हुए रूपों में। उसका एक रूप ये भी है कि उस समय तो महाजन होता था, अब आप देखेंगे कि महाजन की जगह बहुत सारी कर्ज देने वाली एजेंसियां आ गई हैं, और जो किसान है वो लगातार फंसा हुआ है उन स्थितियों में। तो विकास जो है वो किसान का नहीं हुआ, पूंजी से जुड़ी हुई स्थितियों का हुआ है। तो किसानों की समस्या जाहिर है कि हिंदुस्तान में आज भी बनी हुई है। अरुण रंजन का ये पूछना है कि क्या समस्याओं का मर जाना राजनीति को कमजोर करता है? राजनीति तो हमेशा रहेगी। राजनीति कैसे कमजोर होगी? अगर आप ये मानते हैं कि राजनीति वही है जिस विकृत राजनीति को हम देख रहे हैं, तो राजनीति असल में वो है नहीं। राजनीति एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक गतिविधि है। आप राजनीति को बुरी चीज मत मानिए। जब अच्छी स्थितियां होंगी तो अच्छे के लिए और अच्छे के लिए राजनीति होगी। राजनीति कभी मर नहीं सकती, राजनीति हमेशा बनी रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अच्छी स्थितियों में राजनीति का स्वरूप बदले, एक अलग ढंग की राजनीति हो, लेकिन राजनीति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए समझदार लोगों को। अगर हम समझदार लोग राजनीति को छोड़ देंगे तो जो बुरे लोग हैं राजनीति के क्षेत्र में
वो सक्रिय रहेंगे। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन जो जहां बैठा है वो वहीं से राजनीति करता है। ये जरूरी थोड़ा ही कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए आपसे करें, इलेक्शन भी लड़िए कल को अगर ऐसी स्थिति में है बेहतर के लिए, लेकिन हर व्यक्ति राजनीति करता है। अच्छी राजनीति भी होती है, बुरी राजनीति भी होती है। जिस तरह से बुरी राजनीति के लिए जगह होती है, वैसे ही अच्छी राजनीति के लिए भी जगह होगी। वर्तमान परिदृश्य में आत्मनिर्भर को क्या समझा जाए सर? अकरम हुसैन साहब हैं ये। तो आत्मनिर्भर को मैं समझा नहीं, आत्मनिर्भर होना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सड़कों पर खामोशी है, और दिक्कत बहुत बड़ी ये है कि अब हम पर मीडिया का बहुत असर पड़ता है। मीडिया जो हमें दिखा रहा है, विपक्षी राजनीति को मीडिया ने जगह देना ही बंद कर दिया है। अरे भाई, आप लोग भी तो काम कर रहे हैं, आप लोग भी तो सक्रिय हैं, लेकिन होता क्या है कि जो अच्छी राजनीति लोग कर रहे हैं उनको मीडिया ने जगह देना बंद कर दिया है। छोटे छोटे ग्रुप्स काम कर रहे हैं। नेताओं की बात छोड़ दीजिए, अब नेता तो जो कर रहे हैं वो हमारे सामने है, लेकिन जो सोशल वर्कर हैं, जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि हमारे समाज में, मैंने जैसा कहा कि मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका एक तरफ चल पड़ा है, एक ही चीज को ठीक मानने के लिए चल पड़ा है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि बाकी के लोग, जो प्रश्न पूछने वाले लोग हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है, और कभी कभी हम ये देखते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। आप ध्यान रखिए कि अभी 1-2 दिन पहले बहुत कुछ ऐसे बयान आए हैं कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। अभी अभी कल ही जो है, जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत, अटॉर्नी जनरल है भारत के, है ना, उन्होंने कोर्ट में कहा है कि ये सब देखिए क्या हो रहा है, पैरेलल हाई कोर्ट्स चल रहे हैं। तो सत्ता से जुड़े हुए लोग जो आलोचना है उसे नकारात्मकता कहते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो साहसी लोग हैं, जो जोखिम उठाने वाले लोग हैं, वो अपनी बात तो कह ही रहे हैं। लेखक संगठन कमजोर हुए हैं इस बीच में। रामकुमार सिंह ने ये पूछा है कि वर्तमान में जो लिखे जा रहे उपन्यासों से गांव नहीं, गांव तो नदारद नहीं है। पिछले दिनों तो कई उपन्यास आए, और गांव पर बहुत ज्यादा उपन्यास एक समय में बहुत लिखे भी नहीं गए, लेकिन पिछले दिनों में तो आप देखेंगे कई उपन्यास ऐसे आए जो गांव पर लिखे गए थे, उसमें कई रचनाकार हैं। बहुत कुछ ऐसे कस्बों पर, गांव पर ऐसे उपन्यास आए। हाँ, लेकिन लेखक संगठनों की सक्रियता इस बीच में कम हुई है। उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि अब लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, सामूहिकता धीरे धीरे टूट रही है, और लेखक संगठनों ने भी थोड़े प्रयास, अब दरअसल सारे तो सोशल मीडिया पर चले गए हैं, फेसबुक वगैरह पर। वहीं मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं मानता, लेकिन हो क्या रहा है कि हम, आज तो हमारी मजबूरी है सोशल मीडिया पर इकट्ठे होकर बात करना, लेकिन सामान्य दिनों में भी इस बात का कोई विकल्प नहीं होता है कि हम आमने सामने बैठकर बातचीत करें, क्योंकि जब हम आमने सामने होते हैं तो हमारे विचार जो हैं वो ज्यादा प्रखर होते हैं। तो हमने धीरे धीरे किया क्या है कि एक तो लेखक संगठनों के पास पैसे की कमी हुई, उनको जगह स्थान मिलने में दिक्कत हुई, धीरे धीरे कार्यक्रम कम हुए, लोगों ने इकट्ठा होना छोड़ दिया। जो निरंतर जो हमारा मध्य वर्ग है उसकी दिलचस्पियां बदली, वो अपनी सुविधाओं की तरफ मुड़ा। पहले जो लोग जुड़ते थे लेखक संगठनों में, मिशन बनाते थे, वो मिशन अब धीरे धीरे कम हुआ। इसलिए गांव कस्बों में, छोटी जगहों जहां से खबर नहीं आती है, बिहार में बहुत प्रोग्राम होते हैं लेखक संगठनों के, बहुत प्रोग्राम होते हैं हर साल।
बहुत प्रोग्राम होते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं जिनके हम आसपास रहते हैं वहां कार्यक्रम धीरे धीरे कम हुई है। और उनकी जगह क्या हुआ है कि जैसे कारपोरेट में लॉन्च किया जाता है वस्तुओं को, वैसे किताबों को अब लॉन्च किया जा रहा है। उनके स्थितियां बदली हैं। तो इसलिए लेखक संगठनों पर इसका प्रभाव पड़ा और उनकी गतिविधियां कम हुई। ये बातें जो मैं कह रहा हूं, ये दरअसल हम जब आमने सामने बैठते हैं ना, तो बहुत मजा आता है इन बातों को करने में। हाँ, अब मैं अपनी ही शक्ल को देख के लगातार, मैंने कभी शीशा नहीं देखा महीनों तक इतना जितना मैंने एक दिन में आज अपने आप को देख लिया यहाँ पर। तो जब हम आमने सामने होते हैं तो सामने देखते हुए जब बात करते हैं, तो यही तो फर्क है वो, कि हमारी जो उत्तेजना होती है वो दूसरी होती है आमने सामने बात करने में। तो ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रेशर वाल्व की तरह भी काम कर रहा है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े आलोचकों को मैंने देखा, सब सोशल मीडिया पर ही आकर सीमित हो गए, जो बड़ा काम कर सकते थे। जाहिद शेख ये लिख रहे हैं कि साहित्य समाज का निर्माण करता है, समाज साहित्य को पढ़कर चिंतन एवं मनन करता है। वर्तमान समय में जो राजनीति हो रही है, इस परिदृश्य में युवा वर्ग किस ओर अग्रसित होगा? अब युवा वर्ग जो चाहेगा वो उस ओर अग्रसित होगा। अगर युवा वर्ग हमारा समझदार होगा तो वो अच्छी राजनीति करेगा। आप जानते हैं, देखिए कितनी कितनी घटनाएं घट रही हैं महाराष्ट्र में, या कहाँ जगह का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए चंदा इकट्ठा किया, उसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा ही थे, और प्रवासियों को भिजवाया उन्होंने बाई एयर। तो आप युवा हैं, अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि किस ओर अग्रसित होगा, तो इसका मतलब ये है ना कि बेहतर स्थितियों की ओर अग्रसित। वो एक स्थिति बहुत दिन तक चलती नहीं है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधकार है। हाँ, हमें जो बुरा लगता है हम उसकी बार बार बात इसलिए करते हैं ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए, वरना बहुत बड़ा जो तबका है समाज का, हम उसकी उपेक्षा कर देंगे। ये प्रियंका जो है वो लिख रही हैं, लोकतंत्र के अमानवीय संकट के समय में एक साहित्यकार किस किस प्रकार से अपनी भूमिका से भ्रष्ट चरित्र को मानवीयता की ओर ले जा सकते हैं? क्या केवल रचना लिख देने मात्र से समाज को मानवीयता की ओर ले जाया जा सकता है? देखिए, जो लेखक है उसका काम क्या है, ये हम सब जानते हैं कि साहित्य तो शुरू से लिखा जाता रहा है ना, अच्छा साहित्य लिखा जाता रहा है, लेकिन समाज पर उसका क्या असर पड़ा, शायद आप इस चीज से जोड़ना चाहती हैं इस बात को कि क्या लिख देने से मानवीयता पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन रचनाकार का काम क्या है, ये बताइए मुझे। रचनाकार का जो काम है वो लिखना ही तो है। हां, कभी कभी ये भी हुआ है, और वो स्थिति बहुत बेहतर होती है कि रचनाकार लिख भी रहा है और धरना प्रदर्शन ये सब भी कर रहा है, सकर्मक भी है। आप जानते हैं पश्चिम में, हमारे देश में भी प्रगतिशील आंदोलन का जब बोलबाला था तो लेखक जितने थे वो सब लेखक सड़कों पर उतरते थे। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक लेखक तो वो होता है जो केवल लिख रहा है, हालांकि लिखना भी, सच को लिखना भी बहुत बड़ी बात है, ये कम नहीं है। लेकिन लिखने के साथ साथ अगर वो सकर्मक है, सड़क पर भी है, बाहर भी है, लोगों के लिए कुछ कर भी रहा है, तो मैं इस बात को बिल्कुल, मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी आदर्श स्थिति तो यही होगी कि जो लेखक है वो कार्यकर्ता भी होगा।
सिर्फ लिखने से हम भूमिका तैयार कर सकते हैं समाज को बदलने की। लिखना कम नहीं है। हम बड़े बड़े लेखकों को जानते हैं जिनको पढ़कर हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारी संवेदनाएं बदली हैं। हम और आप जब कोई एक अच्छी रचना पढ़ते हैं तो भीतर से हम बदलते भी हैं। इसलिए रचना को केवल आप रचना मत समझिए, रचना को यह भी समझिए कि रचना किस तरह से हमारी संवेदना को बदलती। अगर हम लोग, मैं अपने बारे में कहता हूं कि अगर मैं बहुत सारी रचनाओं को नहीं पढ़ता तो हो सकता है कि मैं भी उन लोगों की तरह, जो बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़े हैं और सांप्रदायिकता के शिकंजे में आ गए हैं, उनकी सोच क्या है, मैं भी वैसा ही होता। तो समाज को बदलने में, उसकी संवेदना को बनाने में रचनाओं का काम होता है। हां, लेकिन ये उससे और ऊपर की स्थिति है कि जब लेखक केवल लिखे ना, सड़कों पर निकलकर वो परिवर्तन के लिए आवाज भी उठाए। ये इससे अच्छी बेहतर कोई स्थिति संभव नहीं है। और इस बात का कौन समर्थन नहीं करेगा, इसका समर्थन तो किया ही जाना चाहिए। लेकिन लिखते हुए और सच लिखते हुए, जिसे आप ठीक समझते हैं उसे लिखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, यह भी कोई कम महत्वपूर्ण काम नहीं है। वर्तमान समस्याओं पर लिखित साहित्य ही सबसे मजबूत मानी जाएगी। हां, दरअसल कोई भी साहित्य जब लिखा जाता है तो वो बड़ा तभी बनता है जब रचनाकार अपने वर्तमान से प्रभावित हो, है ना। आप लिख दीजिए, वर्तमान स्थितियों से बिना प्रभावित हुए कोई रचना आप लिख दीजिए, पुराने ढंग की कोई रचना लिख दीजिए, कोई उसे क्यों पढ़ेगा? पढ़ेगा वो फिर पुरानी रचनाएं ही पढ़ लेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो महत्वपूर्ण रचनाकार होता है, जब वो पुरानी समस्याओं पर भी लिखता है तो उस पर वर्तमानता का दबाव है। आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी भी पौराणिक स्थितियों पर या मिथकों पर या इतिहास पर लिखी हुई रचनाएं होती हैं, उन पर भी वर्तमानता का दबाव होता है। और हम और आप ये ढूंढ कर दिखाते हैं कि इन रचनाओं का कथानक पुराना है लेकिन संवेदना नई है। ये अपने समय की समस्याओं से जूझ रही हैं ये रचनाएं। इसलिए जो बड़ी रचनाएं होती हैं वो अपने वर्तमान की उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर वो उपेक्षा करती हैं तो वो रचनाकार के साथ साथ अपने पाठक को भी भटकाती हैं और किसी ऐसे लोक में ले जाती हैं जो स्वप्न लोक है, जिसका वर्तमान से कोई संबंध, और ये बेईमानी है खास तरह की। सर, वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थितियों पर आलोक में देखें तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है? एक दौर है, दरअसल अमरीन ने एक सवाल पूछा है कि जो हम अपनी स्थितियों को देखते हैं तो क्या ये नहीं लगता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है अब पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है? देखिए, एक दौर आता है जब हमें संस्थाएं निराश करती हैं, है ना। ये बहुत समय से कहा जा रहा है, उत्तर आधुनिकतावादी भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि हमने अब लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो श्रेष्ठता है उसको प्राप्त कर लिया है, अब उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। हम उत्कर्ष तक पहुंच चुके हैं, अब उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं है, उसके बाद अब गिरना ही गिरना है। लेकिन ये कहकर या ये मानकर मुझे ये लगता है कि हम खास तरह की एक राजनीति भी कर रहे होते हैं और भविष्य में कुछ भी नहीं है ये स्थापित करना चाहते हैं। और अगर हमने ये स्थापित कर दिया कि भविष्य में कुछ भी नहीं है तो फिर मुश्किल ये होगी कि जो लड़ने वाले लोग हैं वो लड़ना छोड़ देंगे। हालांकि वो किसी की बात मानते नहीं, वो लगातार लड़ते हैं। अब इतिहास में एक दौर ऐसा है,
और ये दौर पहली बार नहीं आया, ये कई बार आता है कि हमें लगता है कि लोकतंत्र जो है वो असफल हो रहा है, लेकिन इसी लोकतंत्र के भीतर से सफल लोकतंत्र की राह भी निकलेगी। हम बहुत ध्यान से देखें चीजों को, हमें करना यह चाहिए कि हम रोजाना देखें, चीजों को नोट करें और जो बेहतर हो रहा है उसका प्रचार करें। और बेहतर वो व्यवस्था के स्तर पर नहीं हो रहा, लोग निजी स्तर पर वो कर रहे हैं, तो उन चीजों का प्रचार किया जाना चाहिए। और लोकतंत्र एक हथियार भी तो है, लोकतंत्र को असफल बनाने वाले लोगों के खिलाफ लोकतंत्र ही हथियार भी तो बनेगा। अगर हम ये मान के बैठ जाएंगे कि वो असफल है, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत ये होगी कि हम एक ऐसी व्यवस्था को जगह दे देंगे जहां लोकतंत्र नहीं होगा। इसलिए हमारे देश में लोगों को यह समझना चाहिए कि हमें लोकतंत्र की, माने असफल लगते हुए लोकतंत्र के भीतर से सफल बनाने वाले लोकतंत्र को ढूंढकर निकालना चाहिए। और अभी हमारी उम्र ही कितनी हुई है लोकतंत्र की, इतनी जल्दी कैसे होगा कि सब समाप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ आबादी के इतने स्तर हैं, इतनी तरह के लोग हैं, इतनी तरह की संस्कृतियां हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत में लोकतंत्र, हालांकि दुनिया के इस समय जो बड़े देश हैं कुछ को छोड़ के, वहां भी नहीं लगता कि असफल हो जाएगा। इसलिए निराशा की स्थिति में भी इस चीज पर बल देना चाहिए कि क्या ठीक हो रहा है और क्या बेहतर हो रहा है, उस पर बल देना चाहिए। एस हसन अंसारी सर, क्या सरकारें रचनाओं को नहीं पढ़ती या इनकी संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं जो उन्हें वर्तमान त्रासदी नजर नहीं आती? सब कुछ नजर आता है, सबको सब पता है, पढ़ती हो चाहे न पढ़ती हो रचनाओं को। रचनाओं को बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, लेकिन सरकार सब कुछ समझती है, सब कुछ है, लेकिन अपनी अपनी एक पॉलिटिक्स है, अपना अपना एक ध्रुवीकरण है। उस गलत पॉलिटिक्स को हमें फेल करना चाहिए, उसके खिलाफ काम करना चाहिए। स्वार्थ जब हावी हो जाता है राजनीति में, तब त्रासदी नजर नहीं आती। अब पढ़ने लिखने की बात तो ये है, हाँ बिल्कुल उजले दिन आएंगे वीरेंद्र डंगवाल, आम लोग जब कहेंगे उजले दिन आएंगे तब उजले दिन आएंगे। कुछ लोग और भी नारा लगाते हैं उजले, वो वाले उजले दिन नहीं। कल इंडियन एक्सप्रेस में प्रधानमंत्री जी की एक चिट्ठी छपी थी, उसका शीर्षक था यू द पीपल ऑफ इंडिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो जो संविधान में जो शुरुआत है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको यू द पीपल ऑफ इंडिया किसने किया? अब हम लोग जब पढ़ते हैं तो अलग ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन ये कैसी भाषा है, ये कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, इस पर विचार, पढ़ने लिखने का ये फर्क पड़ता है, ध्यान नहीं जाता है। भाषा को अगर ठीक से आप नहीं बरतेंगे तो पढ़ाई अगर ठीक से कोई नहीं करता है तो उसकी भाषा पर ये असर पड़ता है। इसलिए जो साहित्य है वो सारा का सारा बेहतर के लिए ही लिखा जाता है, और हम साहित्य पढ़ने वाले लोगों को कम से कम ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिन लोगों ने बेहतरी के दिनों के लिए अपनी जान खपाई है, मैं सब साहित्यकारों की बात नहीं, बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकारों की बात कर रहा हूं, तो वो बेहतरी के लिए ही तो लिख रहे थे ना, तो उनका सम्मान करते हुए हमें हमेशा ये सीखना चाहिए कि जनता अगर चाहेगी तो बेहतर दिन जरूर आएंगे। खराब दिन हमेशा, ये तो संसार का नियम है, द्वंद्वात्मकता है संसार में कि आप बहुत ज्यादा दिन एक स्थिति को झेल नहीं सकते, उसमें रह नहीं सकते। परिवर्तन आप करेंगे और अच्छे के लिए ही होगा परिवर्तन। इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि
बिल्कुल आज जो स्थिति है वो हमेशा बनी ही रहेगा। हाँ, हम और आप सब उजले दिनों का इंतजार कर रहे हैं और आएंगे ही। और हमारे और आप में से बहुतों के उजले दिन इसलिए नहीं है कि हम दूसरों की भी चिंता करते हैं, और मनुष्य अगर ऐसा ही बना रहे कि दूसरों की चिंता करे तो उजले दिन न भी आए तो भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम हमारे अच्छे अच्छे दिन हैं, दूसरों के तो नहीं है। तो हम ये चाहते हैं ना कि दूसरों के भी अच्छे दिन आए। तो साहित्यकार कभी चैन से नहीं बैठता, उसके लिए उजले दिन कभी नहीं आते हैं। वो लगातार अपने आप को घुलाता रहता है स्थितियों में, और यही उसके बड़े होने के प्रमाण हैं, और यही उजले दिन आने की आशा भी है कि हम लगातार दूसरों के बारे में सोचें। ठीक है। तो अब जैसा भी रहा, जो भी रहा, ये आपसे आप बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी आज कई दिनों बाद में बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे।